मान लीजिए 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट से आएंगे तो वो आएंगे। तो ये जरूरी है कि जब हम 30 क्वेश्चंस का सेट लगाएं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमें कितना आता है और कहां हमें समझने की जरूरत है चीजों को। तो पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। डायरेक्शन यानी दिशा कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत। ठीक, मैथ्स में पढ़ते थे ना, वो लंब कहते थे हिंदी में और लॉन्गिट्यूड कहते थे हम इंग्लिश में, यानी स्ट्रेट लाइन है। ठीक, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, यानी विकास अनुदैर्ध्य यानी अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाएगा? तो 48% लोग फटाफट से जवाब दे पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये तो प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाएगा, है ना। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, कितने परसेंट लोग जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसे भी खतरनाक लोग हमारे पास हैं। और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, टेंशन मत लो, अभी सेशंस का पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है परसों से ही। ठीक, मंडे से एकदम चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन से हटके कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, 40% लोग सी कह रहे हैं और 46% लोग हैं जो बाकी को तो हटा ही देते हैं। इन लोगों को तो पता नहीं कहाँ ही जगह मिलेगी। बट अगर हम बात करें, है ना, 46% और 40% ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। इतनी जल्दी क्यों है जवाब देने की? है ये ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी कंफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल लिखा हुआ है यानी लंबवत। लंबवत का मतलब क्या है? हेड टू टो, सर से पैर की ओर। बहुत बार बताया, जब भी सेफेलोकॉर्डल, हमें ना आंसर देने की जल्दी होती है एट टाइम्स, तो जो भी बातें मैं एक्स्ट्रा में करती हूँ कई लोग वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है ये तो ठीक है, बस हमने आंसर पहले लगा दिया, सही है कि गलत ये देख लें, बाकी सब भूल जाते हैं। तो आंसर जो है इसका वो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडिनल यानी सेफेलोकॉर्डल कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि सेफेलोकॉर्डल को हम हेड टू टो कहते हैं। देखिए, विकास की डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो दो दिशाएं हैं, एक है प्रॉक्सिमो डिस्टल और दूसरा है सेफेलोकॉर्डल। पीसी से याद रख सकते हैं, पीसी बोले तो प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल भी नहीं, है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल मतलब यहां पे वैसे होते होंगे। ठीक, तो शीर्षगामी यानी सर से पैर की ओर। भाई ये तो वैसे ही समीप से दूर जाएगा, तो ये कहां से? ये तो ऐसे वर्क करेगा, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी। जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, सेफेलोकॉर्डल सर से पैर की ओर जाता है। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे कि 60% आंसर हम पहले ही क्वेश्चन में गलत दे दें। ऐसे तो आंसू आ गए मेरे देख करके पोल। आज मैंने लॉगिन कर लिया तो मुझे साफ साफ दिखेगा कितने परसेंट लोग कौन सा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको समझते हैं। इस पे एक क्वेश्चन निश्चित है, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में आता है, यानी विकास के जो सिद्धांत है उनमें से एक सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का सिद्धांत। इस दिशा के सिद्धांत में दो दिशाएं होती हैं। पहली दिशा है आपकी सेफेलोकॉर्डल, यानी किसी को भी पहली मान लीजिए, और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल को हिंदी में समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं और सेफेलोकॉर्डल को सिरोध पदोन्मुखी या अधोमुखी कहते हैं। ठीक है ना। ये जो सेफेलोकॉर्डल है, सेफेलोकॉर्डल बोले तो हेड टू, इसकी जो दिशा है वो रहेगी हेड टू टो, यानी सर से पैर के अंगूठे तक, हेड टू टो। ठीक, इसको लॉन्गिट्यूडिनल भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना, इसीलिए इसको लंबवत बोल रहे हैं हम। ठीक, कि पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं धड़ संभालना सीखेगा, फिर पैरों पे कंट्रोल आएगा, यानी सर से पैर की ओर विकास की दिशा चलती है। ये हमें पता भी है, बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, सर से पैर की ओर जा रहा है विकास। ये सेफेलोकॉर्डल या सिरोध पदोन्मुखी। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी आपका हेड, तो हेड से टो तक जाने वाला विकास। सेफेल से याद रख लेना, सेफेल मतलब हेड, हेड मतलब लॉन्गिट्यूड, लंबवत, सर से पैर की ओर। समझ पा रहे हैं सरकार कि नहीं? बता दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हिंदी में अधोमुखी लिखा हुआ है। अच्छा देखो, हिंदी में अगेन मैं सेम बात कहूंगी, हिंदी में कई बार स्पेशली सीडीपी में ऐसा होता है कि लोग या तो गलतियां करते हैं और गलतियां नहीं करते हैं, तो एक चीज के दो से अधिक नाम हैं, जबकि इंग्लिश में सेफेलो को सेफेलोकॉर्डल ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। तो उस केस में कोशिश कीजिए, इंग्लिश वाली साइड पेपर में इस बार इन्होंने खूब गलतियां की हैं। चलो मान लिया आपकी गलती उतनी नहीं थी, हिंदी में गलत लिखा हुआ था, लेकिन इसको वो लोग गलत नहीं मानेंगे। कौन? सीबीएसई वाले या कोई भी एग्जाम वाले। तो आपको इंग्लिश वाला केस जरूर देख लेना है, क्योंकि इंग्लिश को फाइनल माना जाता है हर एग्जाम में। तो इंग्लिश वाला केस जब आप पेपर दे रहे होंगे तो वो बाइलिंगुअल करके पलट के देख लेना है, मीडियम चेंज करके। प्रॉक्सिमो डिस्टल की जब हम बात कर रहे हैं, इसके कई नाम है, कोई समीपस्थ दूरस्थ कहेगा, कोई अभी अधोमुखी मिलेगा किसी किताब में, किसी में कुछ मिलेगा, मल्टीपल नाम है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है? सेंटर से, ये है सेंटर आपका हार्ट, आपका स्पाइनल कॉर्ड, बाहर की ओर आपकी आर्म्स और लेग्स की तरफ ये जाएगा डेवलपमेंट। इसको नियर टू फार भी कहते हैं हम। मैं वही कहूं, मुझे चक्कर आ गए, मैं ये रोज डिस्कस करती हूँ, इतनी गलती आप कैसे कर सकते हैं, है ना। केंद्र से सीमाओं की ओर,
केंद्र से सीमाओं की ओर। सीमाएं कौन सी हैं आपके शरीर की? सीमाएं है, ये जनरल टू स्पेसिफिक वाला भी है, ग्रॉस टू फाइन, जो हम रोज पढ़ते हैं ना कि एक बच्चा है जो पहले बॉल पकड़ना सीख जाता है, बाद में पेन पकड़ना सीखता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल ही आता है वहां पे भी, या जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, या फिर एक और तीसरी चीज है ग्रॉस टू फाइन यानी स्थूल से गतिक। तो ये सब चीजें आपस में रिलेट होती हैं, ठीक। नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी यानी सीमाओं की ओर। सीमाएं क्या है बॉडी की? ये जो उंगलियां हैं ये सीमाएं हैं, है ना। सेंटर क्या है? पहले यहां शोल्डर्स पे कंट्रोल आया, फिर आर्म्स पर आया, फिर जाकर के आपके हाथों पर आया, और हाथों के बाद जब हाथों से चीजें पकड़ने लग गए फिर आप फिंगर्स पे आपका कंट्रोल आया। तो यानी ये जो फिंगर्स क्या है? एक्सट्रीमिटीज है हमारी बॉडी की, ठीक। जो भी बाहरी हिस्सा है, जैसे पैर की भी फिंगर्स हो गई, हाथ की हो गई, जो भी बॉडी के बाहरी क्षेत्र है हमारा, तो ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मान लिया इसमें हिंदी में गलती थी इसलिए आप लोगों ने गड़बड़ की। मैं भी तो कहूँ इतना आसान क्वेश्चन और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट कंसिडर चाइल्डहुड। देखिए चाइल्डहुड को कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट यानी समकालीन सिद्धांतवादी बचपन को क्या मानते हैं? ये नए तरह का क्वेश्चन है जो 2019 से आना शुरू हुआ है और इसमें कई लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, गलत पढ़ाया भी है। जो अपने आप को बिल्कुल विद्वान से कम नहीं समझते लोग इंटरनेट पे, उन लोगों ने भी गलत पढ़ाया है इसको, है ना। जिनकी ईगो इतनी बड़ी है कि वो टीचर नहीं है, वो बस चाणक्य मानते हैं अपने आप को, है ना। चाणक्य समझ रहे हो ना, कि अपने आप में खतरनाक मामला है, बट ये काम हमारा तो है नहीं। अब मैं तो ये कभी करती नहीं हूँ किसी को गलत, किसी को सही, क्या फायदा है। लेकिन बड़े दुख की बात है ना, क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई गलतियां नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट कंसिडर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को क्या मानते हैं? तो एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, एज अ scared period in all cultures, as a period of great stress and anxiety, as a period of development till the age of puberty। यानी प्यूबर्टी की एज तक ही होता है चाइल्डहुड? जी नहीं, ये बात हमने कई बार डिस्कस की है कि जो चाइल्डहुड है वो एक सामाजिक संरचना है, ऐसा सोशियो कल्चरल थियोरिस्ट मानेंगे समकालीन लोग। कि अगेन वही एग्जांपल, आपके घर का 5 साल का बच्चा अपने आप हाथ में दूध नहीं लेता, आप दूध गर्म नहीं कर सकता, आप उसको हाथ में देते हैं। और जब आप रोड पे देखते हैं कई बार, तो एक बच्चा जो 5 साल का है, 7 साल का है, वो बलून बेच करके जीवन भी चला रहा है, दौड़ करके बस में भी चढ़ जाता है। मतलब बचपन तो उसका भी है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार परिभाषा बदल रही है बचपन की। तो बचपन जो है, अगर हम कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। स्टेज थियरिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो फिक्स्ड एजेस में बांट दिया है हमने, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं, ये कैमरा छिड़ा है क्या तुमने? ओके। अगर हम बात करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, यानी प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डुई को याद कर लीजिए। जैसे ही प्रगतिशील शिक्षा देखिए और जॉन डुई को याद करते एक लाइन याद आएगी, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। समझ पा रहे हैं? करके सीखना। बताइएगा एक बार। आज से स्टार्ट किया है, दोनों एग्जाम हो जाएंगे शालू, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, है ना, हो जाएंगे। लेक्चर खुशी खुशी करना है, बहुत सारा काम करेंगे हम लोग, एकदम मस्त और जबरदस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा की, तो ये रिस्पेक्ट करती है डाइवर्सिटी को, यानी विविधताओं को सम्मान करती है और कहती है लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, जो कि बात सही लग रही है। फिर आता है इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई कोई भी शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड तो नहीं कहलाएगी यदि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ही इग्नोर कर दे कि लोगों में अंतर पाया जाता है, सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, अगर हो जाएंगे तो रोबोट्स हो जाएंगे, सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, आइडियाज अलग अलग होते हैं। यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, यानी मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड ग्रुपिंग, फिक्स्ड ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करनी, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। फिक्स्ड की जगह डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो, ना कि फिक्स्ड ग्रुपिंग यानी सेम तरह के बच्चों को एक ग्रुप में हम डालते हैं। तो विविधताओं का सम्मान करना है, इसी को हम प्रगतिशील शिक्षा कह रहे हैं, कि बच्चों में जो अंतर है हम उसको रिस्पेक्ट कर पाए। सही है। पोल कहाँ गया इतनी देर से? पहले हटा दिया, इतनी क्या जल्दी? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। तो 78% आंसर्स आपने इसमें सही किए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। द बेसिक अजम्पशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। 2 तरह की पेडागोजी है, एक है टीचर सेंटर्ड, यानी एक मेथोडोलॉजी है जो हम अपनाते आए हैं टीचर सेंटर्ड, जहां टीचर की चलती है, और एक होती है चाइल्ड सेंटर्ड, जहां
बच्चों को ध्यान में रख के, मैं साइड हो जाती हूँ, बच्चों को ध्यान में रख करके करिकुलम बनाया जाएगा। तो बताइएगा फटाफट से कौन सा जवाब यहां सही होगा, आंसर कीजिएगा। गुड इवनिंग मैम, I qualified both CTET paper 1 in first attempt only because of you. Thank you so much. You are amazing. आप हमेशा ऐसे ही अच्छा करते रहें। थैंक यू सो मच श्रद्धा। हाँ, आज बहुत बेहतर महसूस नहीं हो रहा है, बट यही है कि अभी एग्जाम जब तक है तो चाहे कुछ भी हो जाए, यूट्यूब पे छुट्टी आपकी संडे को ही हो, हद से हद, है ना, उसमें भी संडे वार्ता होती है। देखिएगा, अगर हम बात करें द बेसिक अजम्पशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बच्चों को केंद्र में रखने वाला जो शिक्षा शास्त्र है, उसका बेसिक अजम्पशन क्या है, बुनियादी मान्यता क्या है। पहला ऑप्शन है द बेस्ट वे टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न इज थ्रू यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देखो, ये बिहेवियरिस्ट लोग मानते हैं ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता कि या तो पनिशमेंट से डरा करके या रिवॉर्ड का लालच देके पढ़ाओ। जी नहीं, ये बंद कर देना यार, आंखों में चुभ रहा है। ठीक। बी ऑप्शन है द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल टीचिंग। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है, जहां बच्चा सेंटर में है, जहां पर भी बच्चा सेंटर में होगा उसको ध्यान में रखेंगे, वो ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव है। ठीक, जहां बच्चे की भलाई की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन हमें ऐसा ही नजर आ रहा है। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव, बच्चों के एक्सपीरियंस सबसे ऊपर है, जहां बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट है। ठीक, तो अगर हम बात करें अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल करना, यानी जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे बच्चा दुनिया को देखता है ना, वैसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जो उनसे कनेक्ट कर पाए, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर भी सी और डी देखेंगे। लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंट। कंट्रोल एनवायरमेंट का नहीं है, बच्चों के अनुसार चीजें बनेंगी, जब ही चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं हम। लर्निंग एनवायरमेंट को कंट्रोल किया जाएगा, ना कि एनवायरमेंट आपको कंट्रोल करेगा। लर्निंग नीड्स टू बी सोनली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो गई फिर तो ये। तो हमें चाहिए जो बच्चों को सेंटर में रखा जाए, वहीं बी ऑप्शन में ही बच्चा एक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। आसान सवाल है, इतने मुश्किल नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज। एक क्वेश्चन इस पे भी निश्चित रूप से आना ही है, सेकेंडरी और प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के प्राथमिक और द्वितीयक कारक। ठीक है, पोल वाली दीदी मेरा क्वेश्चन है, संध्या पोल वाली दीदी से क्वेश्चन पूछ लेना, आज हम थोड़े से सीरियस मूड में हैं, है ना। पोल वाली दीदी बताएंगी, लास्ट में बताएंगी क्वेश्चन। ठीक है, पूछ लो इनसे जो पूछना है, अभी पढ़ाई करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, डैश और डैश सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, बताइएगा एक बार। भाई स्कूल तो सेकेंडरी होती है, ठीक, फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती, फैमिली हमेशा प्राइमरी होगी, स्कूल हमेशा सेकेंडरी होगा। एस फॉर स्कूल, एस फॉर सेकेंडरी, तो एस यानी सेकेंडरी क्या है, स्कूल, स्कूल क्या है, सेकेंडरी यानी गॉड है। फैमिली क्या है, फैमिली है आपकी प्राइमरी। ठीक, बाकी किसी में भी कंफ्यूजन हो सकते हैं, इन दोनों में बिल्कुल नहीं रखनी। फैमिली ये तो प्राइमरी हो गई, हमसे सेकेंडरी पूछा है। मास मीडिया हालांकि सेकेंडरी होगा, लेकिन आंसर सही नहीं हो सकता। रिलीजन और फैमिली हम कह सकते हैं, जहां फैमिली है तो वहां ये प्राइमरी होगा ही होगा। रिलीजन को आप कई बार सेकेंडरी में भी देखेंगे। स्कूल और मीडिया 100% सेकेंडरी होंगे, इतनी बात निश्चित है। आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं 65% लोग, कि विद्यालय और जनसंचार जो मास मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, मीडिया है बेसिकली, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो टीवी है या अदर चीजें हैं, तो स्कूल और मीडिया सेकेंडरी में जाएंगे, गौड़ कारक होंगे। ठीक, प्राइमरी कारक में परिवार आता है, जो शुरुआत के आपके 3 साल तक, या मतलब सबसे पहले जो आपका आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, आप समाज के नियम कायदे कानून वहीं से सीख रहे हैं, कहां से, परिवार से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार एट विच स्टेज चाइल्ड डेवलप्स हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी पियाजे के अनुसार बच्चा किस स्तर पर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है बच्चे में। एंड साइंटिफिक थिंकिंग बिगिंस, यानी वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन। जब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये इतना बड़ा शब्द है अपने आप में कि बच्चा हाइपोथेसाइज कर पाए, फिर डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्शन करके किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाए। साइंटिस्ट में, इकोनॉमिस्ट में, इन लोगों में ये क्षमता पाई जाती है। और लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, जब फिजिक्स वगैरह बच्चा समझ रहा है अच्छे से, है ना। तो कहां से शुरुआत हो रही है इस बात की, इसकी शुरुआत हो रही है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, हाइपोथेटिको जहां आ गया और साइंटिफिक थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स के बाद आएगी, 11 एंड अबव। अगर बात होती सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग की, अगर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी लिखा हो तो भी आंसर यही होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, क्योंकि साइंटिफिक थिंकिंग या डिडक्टिव रीजनिंग में कल्पना लगेगी, जो चीजें आपके सामने नहीं है। 2 तरह की चीजें, एक कॉन्क्रीट जिनको आप टच और फील कर सकते हैं, जैसे ये फोन क्या है, कॉन्क्रीट है, लेकिन हमारे विचार क्या हो सकते हैं, कई बार अमूर्त हो सकते हैं जब तक उनको इंप्लीमेंट ना किया जाए।
ठीक, जिनको टच और फील नहीं किया, टच तो नहीं किया जा सकता एटलीस्ट अमूर्त में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। है ना, अपने हिसाब से देख लिया करो, है ना, हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 तत्व पियाजे के अनुसार। ये 4 स्टेजेस नहीं है ना, ये सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल वाला क्वेश्चन नहीं है। वो तो अच्छा है कि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो कई लोग तो लगा ही देते, है ना। ये 4 स्टेजेस की बात नहीं हो रही, 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है पियाजे की थियरी में। शायद अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, यूट्यूब पे भी मैंने कराया हुआ है, 4 फैक्टर्स कौन से होते हैं, 4 स्टेजेस अलग हैं, 4 फैक्टर्स अलग हैं पियाजे की थियरी में। पहले 4 फैक्टर्स दिए गए, उसके बाद स्टेजेस की बात होती है, ठीक। नहीं तो जनरली हम पढ़ते, ज्यादातर किताबों में भी एलिमेंट्स की बात नहीं होती, बट एलिमेंट्स पहले हैं, बाद में कुछ और है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं सरकार? 22,000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, और बहुत ही दुख की बात है कि आज मेरी एनर्जी वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल डेज में होती है, बट कल से हम बिल्कुल उसी मूड में पढ़ेंगे जिसमें रोज पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें 4 फैक्टर्स की, याद आ रहा है कुछ? MESE एक निमोनिक मैंने आपको दिया हुआ है, MESE, ये 4 फैक्टर्स हैं। और अगर स्टेजेस की बात करूं तो SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक। S फॉर स्टेजेस, S फॉर SPCF, ठीक। तो ये स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो MESE हैं। अभी देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। 62% लोग सही उत्तर दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। मैचुरेशन, बिल्कुल, M फॉर मैचुरेशन। E फॉर एक्सपीरियंस या एक्टिविटी कह सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, ये चारों ही बातें सही लग रही हैं। फिर भी देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रेशन का ही पार्ट है ना। इक्विलिब्रेशन चलो ठीक है, अडेप्टेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन साथ में ही आ जाएंगे। कल्चरल टूल्स की बात इन्होंने नहीं की, सोशल इंटरेक्शन ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग की बात नहीं की, लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तो बात करेंगे ही नहीं पियाजे। तो एकमात्र परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलन, ठीक, ये हैं आपके 4 एलिमेंट्स। तो इसको एक बार हम लिख लेंगे यहाँ, MESE, ये 4 फैक्टर्स हैं। इसको आप, क्योंकि सीटेट एक्सपीरियंस की जगह एक्टिविटी ही लिखता है, हालांकि ये हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी कह सकते हैं, मेज से याद रख सकते हैं। ये MESE को चेंज कर लीजिएगा, मेज, क्योंकि एक वर्ड मीनिंगफुल है, याद रहेगा। मेज वो वाला मेज नहीं है, भूल भुलैया वाला, बट ये मेज है, MASE, ठीक। M फॉर मैचुरेशन, यानी परिपक्वता, यानी जो आपका डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी से, मैचुरेशन किससे जुड़ी हुई चीज है? हेरिडिटी से, आपकी आनुवंशिकता से, आपके जेनेटिक्स से। पियाजे कहते हैं जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, तभी वो स्टेज के अकॉर्डिंग सीखने की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं E की। E को एक्सपीरियंस भी कहते हैं, या फिर हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं। MESE यानी अनुभव, बच्चा जो दुनिया में अनुभव करेगा उससे उसका संज्ञानात्मक विकास विकसित होगा। अनुभव को हम एक्टिविटी या क्रिया करना भी कहेंगे, जो वो दुनिया में अनुभव करेगा। फिर आता है S फॉर सोशल एक्सपीरियंस, यानी समाज में जो वो अनुभव लेगा। वाइगॉस्की कह रहे हैं समाज में जो इंटरैक्ट करके सीखेगा। इन्होंने भी समाज को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया, बट ये कह रहे हैं बच्चे का अनुभव मैटर करता है, ये नहीं कि समाज क्या कह रहा है, थोड़ा सा अंतर है। फिर बात आती है किसमें? E फॉर इक्विलिब्रेशन। इसको हम, इक्विलिब्रेशन को संतुलन कहते हैं, यानी जो दुनिया में है और जो दिमाग में है वो दोनों बैलेंस में हो। इसी इक्विलिब्रेशन के अंदर सारी आफतें हैं। एक चीज होती है इसके अंदर एडेप्टेशन, और दूसरी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, यहीं पे मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार बता भी देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़े आगे समझने में, जब हम थियरी करेंगे बी पियाजे की। इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन, ठीक। इस संतुलन में एक तरफ होता है अडेप्टेशन और दूसरी तरफ है आपका अडेप्टेशन, और दूसरी तरफ है क्या? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, संगठन जिसको हम हिंदी में कहेंगे, ठीक। अडेप्टेशन को अनुकूलन कहेंगे। इस अडेप्टेशन में क्या चीजें हैं? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी आत्मसात करना और समायोजन करना। एकोमोडेशन यानी चेंज करना, मॉडिफाई करना, ये सब एकोमोडेशन में आते हैं। एसिमिलेशन में आपने सिंपल ऐड कर लिया एग्जिस्टिंग स्कीमा में। इन दोनों से, यानी अडेप्टेशन से और ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो रहा है? आपका स्कीमा अपडेट हो रहा है। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों चीजें आती हैं आपके स्कीमा को अपडेट करने में। स्कीमा क्या है? स्कीमा है जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी दिमाग में आपके भरा हुआ है, स्टोरेज है आपके ब्रेन की, जैसे फोन की होती है, ठीक। तो वो हम स्कीमा कहते हैं पियाजे की थियरी में, ठीक है, पियाजे की भाषा में। ये अपडेट कैसे होगा? अडेप्टेशन करके, यानी एसिमुलेट करेंगे, कुछ चीजों को जोड़ेंगे, कुछ को चेंज करेंगे,
और जब जाकर के आपका स्कीमा अपडेट होगा। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है कि आप अपने ब्रेन में, मान लीजिए पियाजे की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है तो आपने वाइगॉस्की, पियाजे, ब्रूनर इसमें रख लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया आपने। ईवीएस का कोई टॉपिक है तो आपने इसमें रख लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन है, सूचनाओं को एक जगह पे आपने रखा हुआ है। ठीक, अब समझ में आ गई कुछ कुछ बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 वाइगॉस्की का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगॉस्की के अनुसार या अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की's theory, dash is the area between the child's independent performance and the level of performance that the child could achieve with adult guidance or by working with a more knowledgeable other। इसमें हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। more knowledgeable peer यानी जो उसका कोई ऐसा साथी जो उससे ज्यादा जानता हो, इसको MKO भी कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो आपसे ज्यादा जानता हो। एज मैटर नहीं करती वाइगॉस्की के अनुसार, पियाजे के अकॉर्डिंग एज मैटर करती है, यानी स्टेजेस की और एज की उन्होंने बात की है। वाइगॉस्की ने किसी स्टेज की या एज की बात नहीं की है। अगर हम बात करें यहां कह रहे हैं अडल्ट गाइडेंस से अचीव कर सकता है या फिर किसी ज्यादा जानने वाले व्यक्ति की सहायता से। जो चीज बच्चा अकेले नहीं परफॉर्म कर सकता लेकिन अगर उसको सपोर्ट मिल जाए तो वो कर सकता है, तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट, मेंटल क्या कहेंगे, ZPD कहेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको हेल्प करेंगे अगर आपने थियरीज को समझा है। ZPD, Z फॉर जोन, P फॉर प्रॉक्सिमल, D फॉर डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, डी ऑप्शन 72% लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। इसको निकटस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, प्रॉक्सिमल का मतलब है संभावना है कि यहां तक विकास हो सकता है यदि राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल जाए हमें किसी की। आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये संभावना है ना, उतना आप में वो क्षमता है लेकिन किसी की मदद की जरूरत है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप लैक करते हैं, जहां आपको दिक्कत होती है, लेकिन अगर लेट्स लर्न पे आप CDP पढ़ लें, थियरीज देख लें या कुछ और पढ़ लें तो आपको मदद मिल जाएगी। इसको ऐसे समझेंगे, देखिएगा। अगर हम बात करें, समझ लेते हैं वाइगॉस्की की पूरी थियरी को 1 मिनट में। ये है सोसाइटी, ये है कल्चर और ये है लैंग्वेज, SCL। वाइगॉस्की इनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। क्या थे वाइगॉस्की? रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक, तो सोशल यानी समाज को उन्होंने महत्व दिया, कल्चर यानी संस्कृति को, और लैंग्वेज यानी भाषा को। ये 3 इंपॉर्टेंट है। जैसे BPL होता है, इनका SCL है। ठीक है जी। तो इसमें जब हम देख रहे हैं एक दायरा है कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी आप यहां खड़े हुए हैं एक व्यक्ति के रूप में, एक बच्चा है जो यहां सेंटर में है और कुछ चीजें वो खुद से कर सकता है ना। आप हो सकता है आप EVS में अच्छे हो, है ना, आप मैथ्स में अच्छे हो, खुद से आप 20, 25, 50, 75 नंबर, 80 नंबर ले आते हो, लेकिन 80 पे तो पास नहीं होता सीटेट। ठीक, तो आपको चाहिए 90+ मार्क्स, या आपका मन है कि भैया मैं तो 140 मार्क्स लेकर के आऊं, तो ये आप खुद से नहीं कर पा रहे। खुद से कुछ चीजें आप कर लेते हैं। ये जो ब्लू वाला दायरा है इसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली चीजें कर सकता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो वो उसको अगर गाइडेंस मिल जाए तो वो कर लेगा। पियाजे की थियरी समझ में नहीं आती थी बट आ गई समझ में। अगर यहाँ वीडियो देखा, पढ़ा, समझने की कोशिश की, क्वेश्चंस आप समझ रहे हैं, तो आप पियाजे की थियरी समझने की क्षमता आपके अंदर थी, लेकिन कोई हेल्प मिल जाए यदि तो कैन डू इफ गाइडेड। इसीलिए लोग कोचिंग लेते हैं या बाकी इस तरह की चीजें करते हैं। तो कैन डू इफ गाइडेड यानी यदि हेल्प मिल गई तो इस दायरे में वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। यानी ये दायरा था पहला सर्कल जहां पे वो चीजें जो आप खुद से कर लेते हैं। सेकंड सर्कल है जिसमें अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। यानी आज आप यहां खड़े हुए हैं इस सेंटर में, लेकिन आप यहां तक पहुंच सकते हैं यदि आपको मदद मिल जाए, तो हेल्प मिल जाए इस दौरान। ठीक है, ये जिस दायरे में आपकी संभावना है कि आपका विकास यहां तक संभव है, बेशक आज आप यहां खड़े हुए हैं इस डार्क ब्लू गोले में, ठीक, लेकिन आप पहुंच सकते हैं यहां तक। तो ये जो यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया है इसमें आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, है ना। इसी हेल्प की प्रोसेस को टेम्परेरी हेल्प, ऐसा थोड़ी पेपर आपकी जगह कोई और दे आएगा, लेकिन टेम्परेरीली हेल्प कर दी, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कोई हिंट दे दिया, किसी ने कोई थियरी एक्सप्लेन कर दी। अब वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, वो कोई बुक हो सकती है। ठीक, तो ये टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। लेकिन ये हेल्प देगा कौन? इस हेल्प को जो देने वाला व्यक्ति है वो MKO कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। तो ये जो हेल्प जिसके द्वारा दी जा रही है वो मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति है। ठीक, अब ये लेट्स लर्न के केस में मैं हो सकती हूँ, आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसको कोई थियरी अच्छे से समझ में आ गई हो, आपने उससे समझ लिया, कोई किताब हो सकती है। ठीक, लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ हेल्प है, प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, व्यक्ति को स्कैफोल्डिंग नहीं कहते हैं। कई लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो जाती है कि स्कैफोल्डिंग भी हेल्प और MKO भी हेल्प ही दे रहा है। MKO हेल्प देने वाला व्यक्ति या टेक्नोलॉजी है, स्कैफोल्डिंग प्रक्रिया है। समझ पा रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो अगर हम बात करें, अब इसके बाहर भी एक दायरा है तीसरा, ये थर्ड सर्कल है, कांट डू इवन इफ गाइडेड।
यानी अब साइंटिस्ट तो आप नहीं बन जाएंगे, बेशक कोई गाइड भी कर दे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है वो, अब एप्टीट्यूड या उस क्षेत्र में आप कितना आगे गए हैं वो भी कुछ हद तक तो फर्क पड़ेगा ही ना उस चीज का। तो जो थर्ड दायरा है वो ऐसा दायरा जहां हेल्प मिल भी जाए तो भी कोई फायदा होने नहीं वाला, ठीक। तो ये आपकी रीच से ही दूर है, पहुंच से बाहर वाली बात हो गई। तो कैन डू इंडिपेंडेंटली। आपका जेडपीडी क्या है? जेडपीडी ये दायरा है जहां आप कुछ चीजें हेल्प की मदद से कर पाएंगे, संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो जाएगा, इसीलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी यानी संभावित विकास का क्षेत्र कह रहे हैं। तो तीन चीजें पढ़ी हमने, एक तो जेडपीडी यानी जो आप अकेले नहीं कर सकते बट किसी की सहायता से कर सकते हैं, उस दायरे को, उस जोन को जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संभावना है यहां तक विकास संभव है कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। कुछ चीजें आप खुद कर लेते हैं लेकिन आपको हेल्प चाहिए होगी इस दायरे में जहां तक विकास संभव है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं। ये जो हेल्प देगा ये कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता होगा, एज मैटर नहीं करती। इस हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सिंपल बात खत्म, आपको कुछ और नहीं पढ़ना। कई लोग आपके साथ जेडडी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, कुछ नहीं पढ़ना, बस जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। समझिएगा, एक बार जवाब दीजिएगा पोल में। वाइगॉस्की का ही क्वेश्चन है, वाइगॉस्की का ही क्वेश्चन है। हाँ धन्यवाद जबीश। कह रहे आप एकदम एटीट्यूड में पढ़ाते हैं, अंदाज में। अरे अब इसको अच्छा माने कि बुरा माने हैं? देखिए फोकस करते हैं पढ़ने पे, बाकी बातें छोड़ दो, समझ में आना चाहिए कुल मिला के। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की के अनुसार डैश इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है, यानी कौन सी वो चीज है जो टूल बनेगी, किसमें? आपके संज्ञानात्मक विकास में एक यंत्र का काम करेगी, फाउंडेशन का काम करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, ये पियाजे के कॉन्सेप्ट्स हैं, वाइगॉस्की के नहीं। तो कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जानी चाहिए। लैंग्वेज की बात पियाजे ने की है, लैंग्वेज को एक टूल माना है, यंत्र माना है, जिसके माध्यम से आपका संज्ञान का विकास, आपकी बुद्धि का विकास, आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास संभव है। भाई हम अभी मैं और आप डिस्कस कर पा रहे हैं चीजें लैंग्वेज के माध्यम से, तो अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने तीनों चीजों को महत्व दिया। SCL, SCL क्या है? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक। लैंग्वेज में इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की है जो 3 से 6 वर्ष में होती है, यानी बच्चा जब खुद से बातें करता है। उससे पहले एक सोशल स्पीच होती है, लगभग 2 साल तक की उम्र में बच्चा दुनिया में बात करना सीख जाता है, थोड़ा थोड़ा, 2 से 3 साल तक। और अगर हम बात करें, फिर आती है 6 साल के बाद वाली उम्र, जिसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, जब आप अपने मन में ही चीजें बोल लेते हैं, बाहर बताते भी नहीं है। तो ये 3 प्रकार की भाषा वाइगॉस्की ने दी है। अब एक क्वेश्चन है कैरल ग्लिगन पर, पोल लगा दीजिए मैडम जी। अगर हम बात करें कैरल ग्लिगन की, तो कैरल ग्लिगन्स प्राइमरी क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरल ग्लिगन क्या थी? कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कोहलबर्ग की थियरी को, जो कि उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास क्या है, सही और गलत क्या है दुनिया में, ये समझते हैं हम। नैतिक विकास के कुछ सिद्धांत है, जैसे झूठ बोलने को हम गलत मान रहे हैं, चोरी करने को हम गलत मान रहे हैं, किसी की हेल्प करने को हम सही मान रहे हैं। इस तरह से मॉरल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह से होता है। ऐसी थियरी किसने दी? कोहलबर्ग ने दी। लेकिन कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की किसने? कैरल ग्लिगन ने, ठीक। कैरल ग्लिगन एक फीमेल थी और इनकी स्टूडेंट भी थी। ए ऑप्शन है इज सिचुएटेड इन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि जो कैरल ग्लिगन का क्रिटिक है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में झुका हुआ है। उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी नारीवादी परिप्रेक्ष्य की बात की है कि इन्होंने फीमेल्स के एस्पेक्ट को ध्यान में ही नहीं रखा। सारे सैंपल्स जो थे वो मेल सैंपल्स थे, है ना। जब ये थियरी बनाई गई तो जितने भी लोगों को शामिल किया गया वो मेल्स थे। तो फीमेल्स की मॉरलिटी थोड़ी केयर वाली हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, इन सब बातों को इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो जेंडर बायस थियरी भी इसको कहा जाता है, इसका क्रिटिसिज्म है। बाकी ये थियरी जो है नॉट बेस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड ऑन चिल्ड्रन, नहीं, बच्चों पे ही रिसर्च हुई थी। और क्या एलियंस थोड़ा ना लेके आए थे, जादू तो था भी नहीं तब कोहलबर्ग के समय में, है ना। देखते हैं सी ऑप्शन, इज दैट हिज थियरी डज नॉट प्रपोज डिस्टिंक्ट स्टेट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। तो प्रॉपर स्टेजेस दी हुई हैं, ये हम नहीं कह सकते कि इन्होंने स्टेजेस क्लियर नहीं दी, तो ये बात भी गलत हो जाती है, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। डी ऑप्शन है हिज थियरी डज नॉट मेक लिंकेजेस इन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, यानी इनकी जो थियरी है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से कोई ध्यान नहीं देती, जबकि हम कहें तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट। इसको आधार बना करके कोहलबर्ग ने थियरी दी है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा आजकल सीटेट में, चुपचाप से पढ़ाई कर लो, कोई बात नहीं कि सीटेट ने नॉर्मलाइजेशन की, दूर रहो इन बातों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, D2+B के लिए छोड़ दो उसको।
क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निशा कैन डिटेक्ट and respond appropriately to the moods of her friends and family members and wishes to become a psychotherapist. Which kind of intelligence she possesses and should further develop? याद आ रही है गार्डनर की, है ना, एक बूढ़े प्यारे व्यक्ति हुआ करते थे जिनको हम गार्डनर कहते थे, है ना। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी एमआई का सिद्धांत दिया। फोन नहीं है ये वो वाला जो मी वाला फोन आता था ना, कोई शाओमी बोलते हैं, हाँ वो नहीं है ये। और 8 प्रकार की बुद्धि की बात एज पर एनसीईआरटी की है। बहुबुद्धि यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है हमारे दिमाग में, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक प्रकार से ही मोटिवेटेड इंटेलिजेंट होगा, ठीक है ना। अरे बिल्कुल शोभित लाइव आएगी भाई। आई एम रियली कंफ्यूज्ड, चारू सैनी कह रही हैं फ्रॉम नाउ सीटेट साल में 1 बार होगा या 2 बार। देखो चारू ये किसी को नहीं पता, ऐसी बातें ना पूछें जो दुनिया में किसी को नहीं पता अभी, है ना। ये अगर हम बात करें तो साल में 1 ही बार ले रहे हैं पिछले 2 साल से। देखो हो सकता है इस बार से टाइम से निकाल दें मे बी, बाकी होता था 2 बार, अभी 1 ही बार हो रहा है। तो हमारा फोकस अभी जो है सामने एग्जाम उसी पे होना चाहिए। ये मत सोचो कि अभी नहीं हो सकता। सीटेट 15 दिन भी ठीक से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। 9 बजे क्लास में आ जाओ, बस इतना कर लो, है ना। मान लो नहीं हो रहा आपसे, बस आप 9 बजे क्लास में आ जाओ, समझ में आए, मजा आए, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मेहनत कर लो, बाकी भूल जाओ होगा कि नहीं, अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये कौन सी बुद्धि है कि निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है। यानी उसको समझ में आ जाता है आज मेरी फ्रेंड का मूड खराब है, उसका ब्रेकअप हुआ है, तो उसको समझना है, उसके विचारों को समझना है, उसके इमोशंस को समझना है ना, उससे बात करनी है, थेरेपी देनी है उसको एक तरह से। बेसिकली वो अपने आसपास वाले लोगों को समझने में इंटेलिजेंट है ना। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हुई कि इंट्रापर्सनल। स्पेशल तो ये होगी नहीं, है तो दिशाओं का ज्ञान होता है, जैसे किसी को कार्टोग्राफर है, कोई मैप बनाता है, आर्किटेक्ट है, उसमें होगी स्पेशल यानी स्थानिक बुद्धि, जो दिशाएं जिनको याद रहती है ना, लेफ्ट लेके राइट हो जाना, वो वाले। नेचुरलिस्टिक होती है जो गार्डनिंग वगैरह या फार्मिंग, नेचर, प्रकृति से संबंधित। फ्लूइड इंटेलिजेंस तो गार्डनर ने दी ही नहीं है, ये रेमंड बी कैटल ने दिया है फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो इसको तो हम हटा ही देंगे। इंटरपर्सनल एकमात्र उत्तर है। अगर यहां ऑप्शन में इंट्रापर्सनल लिखा होता तो कई लोग गलत कर देते क्वेश्चन को। देखो सारा खेल ऑप्शन का भी हो जाता है, कई बार क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है अगर ऑप्शन डिफरेंट दे देता। अगर यहां इंट्रापर्सनल लिख देता आधे लोग गलत कर देते। इंटर का मतलब ही है 2 या 2 से अधिक, यानी अदर्स को समझने में, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस, दूसरों के व्यवहार को समझने में अच्छी है, इसलिए वो क्या बनना चाहती हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहती हैं। कौन? निशा। निशा हमारे सामने बैठी हुई हैं, इनसे हम पूछेंगे बाद में। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? दूसरों को समझने की क्षमता। इंट्रा होता यानी स्वयं को, अगर वो कहती फिलोसोफर बनना चाहती हैं यानी खुद को समझने पे फोकस है तो इंट्रापर्सनल हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और टीचर्स में भी इंटरपर्सनल मुझे लगता है होती है कुछ हद तक, मेरे अंदर तो है। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर पे एक क्वेश्चन आना ही है, यानी लिंग रूढ़िबद्धताओं को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए जो बच्चों के मध्य पाई जाएंगी, क्योंकि समाज में है अगर रूढ़िबद्धताएं तो बच्चों में भी आ ही जाएंगी। पेरेंट्स से वो वैसा ही देख रहे हैं और वो वैसा ही मान लेंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार, अगर वो वैसी ही चीजें देख रहे हैं तो मान लीजिए कोई लड़का है तो कहेगा अरे मैं क्यों बर्तन साफ करूं मम्मी, आज मैं तो लड़का हूं। तो ये इस तरह के स्टीरियोटाइप्स बच्चों में भी आ सकते हैं। तो अगर आ गए हैं तो उनको कैसे दूर करें एज अ टीचर, ये पूछा है। ठीक, बताइए जरा। इंटर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों की, है ना, और इंट्रा का मतलब है सेल्फ, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। अंतर में 2 लोग होंगे। चलें आगे बढ़े। ये कौन व्यक्ति है जिसकी ब्लॉक होने की मनोकामना पूरी होने वाली है? देखिए यार, आप पढ़ाई पे फोकस करो, पेपर आ गया। हंसी मजाक सिर्फ मैं करूंगी ताकि आप लोग थोड़े बोर ना महसूस करें, थोड़ा लाइटली हम पढ़ लें, है ना। देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप्स की अगर हम बात करें, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादियों को, जो बच्चों ने ग्रहण कर लिए हैं लिंग रूढ़िबद्धताएं कि ऐसा ही होता है, लड़के रोते नहीं है, है ना, लड़कियां बाहर का काम नहीं करेंगी, या कुछ भी इस तरह की बहुत सारी चीजें समाज में हो सकती है। यही कपड़े पहनने, ये वाला कलर फीमेल्स का है, लड़कियों का तो पिंक कलर होता है, मैं लड़का हूं मैं क्यों लूं पिंक, है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसको कैसे ठीक करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे? लेट स्टूडेंट्स कैरी ऑन विद दोज स्टीरियोटाइप्स। हम कहेंगे विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादियों के साथ रहने देना चाहिए कि भैया ऐसे ही जियो, फिर तो समाज में कभी परिवर्तन आता ही नहीं, है ना। फिर तो ना महिलाएं पढ़ती, ना आगे बढ़ती, ना कुछ काम करने जाती, और ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स में हम जीते रहते। सती प्रथा भी आज चलता रहता, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करें तो गलत बात हो गई। बी ऑप्शन 91% लोग सही दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। पहले पढ़ लूं मैं, पता चले सही ना निकले। शेयर वेरियस एग्जांपल्स दैट चैलेंज दोज स्टीरियोटाइप्स, बिल्कुल सही बात है कि आप क्या करेंगे, ऐसे विविध उदाहरण साझा करेंगे जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दें, है ना, कि भाई लड़कियां कमजोर होती हैं, तो आप कर्णम मल्लेश्वरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो वेट लिफ्टिंग कर रही है इतने टाइम से। कोई कहे कि नहीं ये लड़कियां तो सॉफ्ट होती हैं, वो तो मतलब एडवेंचरस काम नहीं कर पाएंगी, तो आपने किसी जो फॉर्मूला रेसिंग में कोई फीमेल इन्वॉल्व है तो उनका एग्जाम्पल दिया, कोई पायलट है उनका एग्जाम्पल दिया। तो जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते होंगे, जो कि समाज में मिल जाएंगे आपको। जब कोई कहे कि गणित में कमजोर होती है लड़कियां, तो आप शकुंतला देवी का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। तो जब आप कहते हैं कि किसी ऊंचे पद पे नहीं पहुंच सकते, तो कई लोग इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं। ठीक, सी ऑप्शन है मेक फन ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्सप्रेस सच स्टीरियोटाइप्स। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों का आप मजाक उड़ाएंगे जो स्टीरियोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, भाई इन बच्चों ने वैसा ही देखा है घर में या आसपास दुनिया में, तो उनकी धारणा ऐसी बन सकती है। तो आपको एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करना है उस चीज को, ना कि मजाक उड़ाना है बच्चे का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पे, रिड्यूस देयर मार्क्स इन असेसमेंट ऑफ एकेडमिक डोमेन। देखो मार्क्स कम करने, मार्क्स उद्देश्य है बच्चे की समझ बेहतर करना, उद्देश्य है समझ बेहतर हो गई तो बच्चे से थोड़ा ना पर्सनल दुश्मनी है आपको, तो डी ऑप्शन तो हटा देंगे। बी ऑप्शन ही सही है कि चैलेंजिंग एग्जांपल्स प्रेजेंट करेंगे, नॉन ट्रेडिशनल। अब तो हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज, यानी हाशिए पर रहने वाले परिवार जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, या समाज में उनको उस तरह से एक अच्छा नजरों से नहीं देखा जाता, या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी रूप में वंचित रह गए हैं जो लोग, उन बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो इन परिवारों से आते हैं जो मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज से हैं, आर ऑफन नेग्लेक्टेड। इन बच्चों को कई बार उपेक्षित महसूस होता है क्लासरूम में। ठीक बात है। इवन व्हेन दे परफॉर्म वेल, यानी ये अच्छा करें, तो कोई किसी जाति समूह का बच्चा हो सकता है। अब मान लीजिए कोई गांव है या कोई एक स्पेस है जहां पे एक जाति के लोग ज्यादा आते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको दीनहीन दृष्टि से देखा जाता है, जिनकी जाति को, ऐसे भी लोग हैं अभी भी। ठीक, तो वो बच्चा अगर अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तब भी उसको कह रहे हैं अरे तू रहेगा तो यही, या कुछ भी इस तरह की बातें, उनका मजाक ही उड़ा रहे हैं। परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तब भी उनको उपेक्षित नजरों से देखा जा रहा है, नेग्लेक्ट ही किया जा रहा है, उनको ना ग्रुप में शामिल कर रहे हैं या कुछ भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच बिहेवियर इन अ क्लासरूम। अब कौन से रीजंस इसका कारण हो सकते हैं कि किस वजह से बच्चों की उपेक्षा होती है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से आते हैं। इस क्वेश्चन में अब कई लोगों को चक्कर आने लग गए, क्योंकि मैं देख रही हूं आंसर की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। इसका रीजन क्या है कि इसमें इन्होंने पैकेज बना दिया, एक कैसा ग्रुपिंग कर दी कि फर्स्ट सेकंड सही होगा, सेकंड थर्ड सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं हम लोग कई बार। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है, कोई कह रहा है 11 दिसंबर को एग्जाम है WB टेट। यार अभी पूरा फोकस जो है वो सीटेट पे है। ये वाले वीडियोस भी अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल में कुछ हद तक सिलेबस कॉमन होगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो टीचर्स आर ऑफन प्रेजुडाइज्ड टुवर्ड्स चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वाग्रहित होते हैं, प्रेजुडाइज्ड होते हैं, या मैं कहूं वो पहले से ही उनके दिमाग में एक पूर्वाग्रह है कि ये बच्चा तो इस समाज से या इस संस्कृति से, इस परिवार से आ रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं कर पाएगा। ये एक रीजन है कि टीचर्स खुद ऐसा सोचते हैं, कई बार वो खुद डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। बात तो सही है, ये ट्रू है बात, ऐसा होता है। इसका रीजन ये भी है, देयर इज अ लैक, क्योंकि टीचर अगर सबको घुलना मिलना सिखा रहा है या एक वो मैसेज जा रहा है कि वो सब इक्वल हैं, तो बच्चों पे फर्क पड़ता है उस चीज का। बी ऑप्शन है, देयर इज अ लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन अमंग द पीयर्स टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच चिल्ड्रन, यानी सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है, यानी हम सेंसिटिव नहीं है दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में, है ना। भाई जिसको जो मिल जाता है वो उसको एक तरह से नेगेटिवली यूज करने की बात करता है। ठीक है ना, कि भाई मान लीजिए मुझे प्रिविलेज्ड अगर मैं हूं तो मैं ये कहूं अरे गरीबी जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। तो ये क्या बात हो गई कि मैं सेंसिटिव नहीं हूं दूसरे की परेशानी के प्रति या दूसरी समस्याओं के प्रति समाज में। तो लोग या बच्चे सेंसिटिव नहीं है और वो ये बात नहीं समझ रहे कि डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता तो होगी, सारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कम और ज्यादा की बात कहां से हो गई। तो ये बात सही है कि सेंसिटिव नहीं है बच्चे। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भर दीजिए आप मायरा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उतना ही बन जाएगा 50% ही। सी ऑप्शन है, चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर डिनाइड एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बात बिल्कुल खराब है। RTE तो साफ साफ कहता है किसी भी आधार पे, जाति छोड़ दीजिए,
आर्थिक स्थिति हो, कोई भी रीजन हो, आप बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, चाहे उसको देखने में कोई समस्या हो, स्पेशल चाइल्ड हो, कुछ भी हो। तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है, थर्ड तो सही यहां नहीं लग रहे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं? 45% लोग आंसर सही दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी के कहाँ गए लोग जो कि 55% गलत दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो नई शिक्षा नीति है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, द फॉर्म ऑफ असेसमेंट यानी आकलन का जो प्रकार है, अभिरूप है स्कूल्स में, वो बदलना चाहिए, यानी शिफ्ट होना चाहिए। शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए। तो हमें पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? अच्छा होगा। फॉर्मेटिव मतलब जिसमें बच्चा एक्टिविटी करे, जिसमें फीडबैक मिले, ठीक बात है। तो शिफ्ट कहां से होना चाहिए? समेटिव टू एसए टू एफए की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, ना कि फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ। लर्निंग टू रोट मेमोराइजेशन यानी सीखने से रटने पे, जी नहीं। फ्लेक्सिबल अप्रोच से रिजिड, भैया रिजिड से फ्लेक्सिबल दुनिया जाती है, ये कह रहे हैं हम, फ्लेक्सिबल से रिजिड जाएंगे। भाई लचीले बनते हैं ना आप कठोर की से, ये कह रहे हैं कठोर से लचीले मत बनो, लचीले से कठोर बन जाओ, जो कि गलत है। तो ये लचीले उपागम से कठोर की तरफ, जी नहीं। अधिगम से रटने की तरफ, जी नहीं। रचनात्मकता से योगात्मकता की तरफ, नहीं। योगात्मक आकलन जो है जजमेंट के लिए होता है, कितने परसेंट मार्क्स आए, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम्स। बट रचनात्मक क्या है? इसमें डेली बेसिस पे बच्चों को एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है, कभी फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, कभी कुछ और एक्टिविटी करा रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास के लिए, समालोचनात्मक चिंतन के आकलन के लिए बच्चे में हम क्या करें? समालोचनात्मक चिंतन यानी बच्चा जस्ट मान ना ले किसी चीज को, उसमें रीजनिंग लगाए, उसमें तर्क लगाए, उसमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, सब कुछ सारे तरीके से सोचे, हर पक्ष को समझ पाए किसी एक चीज के। बस किसी ने कह दिया और आप किसी के फॉलोअर हैं और भाई साहब ने कह दिया, बहन जी ने कह दिया, तो आपने बस मान लिया। वो मानने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग में आप थोड़ा एनालाइज करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, कहीं कोई ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा, या कुछ भी इस तरह की चीजें। तो निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करते हैं, यानी बच्चों में चिंतन कौशल विकसित हो सके। भाई शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सीखना सिखा सकें, सोचना सिखा सकें, थिंकिंग हमारी जागृत हो पाए। तो अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई थिंकिंग जागृत नहीं होती, 4 ऑप्शन में से एक चूज कर लेता है इंसान चुपचाप से, तो ये तो गलत हो गया। वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक, ये भी क्लोज्ड एंडेड है। क्लोज्ड एंडेड चीजों से कभी भी थिंकिंग जागृत नहीं होती, क्योंकि इसमें ज्यादा स्कोप ही नहीं होता, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला, है ना। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस यानी संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल, यानी संदर्भ है, कोई एक टॉपिक दिया आपने, अच्छा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बताओ कैसे कंट्रोल करें, है, या कुछ और बात चल रही है, क्या पॉल्यूशन के लिए मान लीजिए सरकार ऑड इवन लेकर के आई, तो क्या ये सही है? अब हर एक बच्चा अपने अपने विचार बताएगा, उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे, कोई किसी की अपनी ओपिनियन होगी, तो वो सोचने पे मजबूर होगा। जब सोचने पे मजबूर होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो रिकॉल बेस्ड में तो बस रटना है कि कितने आदमी थे, आपने कहा 4 थे, 6 थे, जो भी थे, गब्बर सांबा व्हाटएवर इट इज, तो इसमें आपने थोड़े ना कुछ थिंकिंग लगाई, आपको तो पता था बस कितने थे, रिकॉल कर लिया, किसी का नंबर है रिकॉल कर लिया, नाम है रिकॉल कर लिया, रट्टा लगा लिया और याद कर लिया। तो संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल होने चाहिए जिसमें बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स विकसित हो, जिनको हम हॉट्स कहते हैं। ये कौन सी होती है? एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इस तरह की स्किल्स विकसित हो, बच्चे का दिमाग थोड़ा यूज हो, थिंकिंग प्रोसेस यूज हो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्लेक्सिया पे एक सवाल बनता ही है। टू सक्सेसफुली इंक्लूड स्टूडेंट्स विद डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, कई बार रिवर्स में दिखती हैं चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, क्वेश्चन ये पूछा है किस चीज को अवॉइड करेंगे, यानी कौन सी एक चीज नहीं यूज होनी चाहिए, नॉट पूछा है हमसे इन शॉर्ट। तो वो विद्यार्थी जिन्हें वाच वैफल्य है, वैकल्य है, हिंदी में तो उन्होंने इतनी गड़बड़ें की हैं, इतनी गड़बड़ियां की हैं, उनके सफल समावेशन हेतु किस चीज से बचना चाहिए या वर्जित करना चाहिए किस चीज को। तो क्या सही नहीं है डिस्लेक्सिया वाले बच्चे के साथ डील करने के लिए, इन कुल मिलाकर के इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है। बॉटम लाइन क्या है कि आपको क्या नहीं करना है ऐसे बच्चे के साथ जिसको डिस्लेक्सिया है। जवाब देंगे यार, आज वाटर बॉटल ले आओगी? बताइए एक बार, पहले आप डिस्लेक्सिया वाले बच्चे का जवाब दे दीजिए। आंखों में, सर में, सब में दर्द है। 1 मिनट रुक जाओ, इतने में देख लूं आप कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोगों ने लाइक वाइक किया है, ये हमें पता रखना पड़ता है ना।
खैर मजाक कर रही हूँ, कोई पता नहीं रखना पड़ता है, ये बिल्कुल टोटली आपकी चॉइस है। 24,000 लोग देख रहे हैं और 13,000 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ है बाकी के 50% लोग हैं? कहाँ से आते हैं लोग? कोई कहेगा हम पढ़ने आते हैं या लाइक करने आते हैं? चलो जो लोग पढ़ने आते हैं वो सिर्फ पढ़ाई करें। मल्टीपल डाइवर्सिटी, कई सारी चीजें कर सकते हैं आप। मल्टीपल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, आप लाइक भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। आप क्या है? मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है, मक्खन लगा रही हूँ मैं आपको, देख पा रहे हो आप लोग? थैंक यू सो मच यार। पानी है भी इसमें? इतना थैंक यू बोल दिया मैंने, तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। घंटा पानी नहीं है इसमें। कहाँ पानी है इसमें? ये 50 ml पानी है। वो बॉटल ले आओ, छोड़ दो, चलो काम चल जाएगा। एक एक घूंट पी लूंगी, आ जाओ बैठ जाओ। देखिए अगर हम बात करें, हाँ इतना बड़ा थैंक यू बोला मैंने, दिल से अपनी आत्मा से थैंक यू बोला, क्योंकि गला सूख रहा था और बॉटल में पानी नहीं निकला। देखिए डिसलेक्सिया की जब हम बात करते हैं तो डिसलेक्सिया वाले बच्चे को कैसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा या क्या गलत है? मल्टी सेंसरी पेडागोजिकल अप्रोचेस, यानी मल्टीपल सेंसेस यूज हो बच्चे की, ये तो पॉजिटिव बात है। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड गोल सेटिंग, यानी बच्चे के अनुसार वो कैसे सीखता है, उसका क्या पेस है, उस हिसाब से आप गोल सेट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल करिकुलम, हाँ अलग अलग बच्चों के लिए लचीलापन होना चाहिए। जरूरी नहीं है जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है आप कहें नहीं तुम्हें तो पढ़ के ही टेस्ट देना है, उसको दूसरे तरीके से आप असेस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि मानकीकृत आकलन। मानकीकृत आकलन क्या है? 10 लाख बच्चे बैठेंगे पेपर में, सबके लिए एक ही जैसा होगा। किसी को अगर लिखने में बहुत अच्छा नहीं है, मान लीजिए कोई एसे राइटिंग में अच्छा नहीं है, फिर भी उसको अच्छा ही परफॉर्म करना है, हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा हो। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट सही नहीं है कि सबके लिए एक जैसा, इनके लिए हम थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो सबके लिए एक जैसा होता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक है, जबकि हम आज की डेट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रहे हैं। और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर कर दिए जाते हैं। भाई अभी आप लोग 10 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा ना आप कितने अच्छे पढ़ने में, आपने रट्टे लगाए हैं, नंबर से मतलब हो रहा है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में ऐसा ही होता है। ठीक, यहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। देखिएगा एक बार, पढ़कर लाइक कर देंगे, आप टेंशन ना लो। जया कह रही हैं, कई लोग तो इतने प्यारे हैं, लोग सच में मेरी बातों को दिल पे ले जाते हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत ही बढ़िया आदित्य, आप ही जैसे लोगों की वजह से जी रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट्स इंक्लूजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी कौन सी एक प्रैक्टिस है जो किसके कॉन्टेक्स्ट में सही है, प्रमोट करती है इंक्लूजन को, समावेशी शिक्षा को चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी वो बच्चे जिनको कोई भी दिव्यांगता है, समावेशन को बढ़ावा कौन सी रणनीति देती है, यानी सबको सिखाया जा सके ऐसा कौन सा मेथड है इन 4 ऑप्शंस में से। बैरियर फ्री एक्सेस, यानी हर व्यक्ति पहुंच सके कहीं तक भी, भाई हम मेट्रो में भी जा रहे हैं तो वो व्यक्ति जो व्हील चेयर पे भी है वो भी जा सके, है ना। तो ठीक है, बैरियर ना हो, बाधा ना हो। असिस्टिव डिवाइसेस एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हाँ सहायक यंत्र, मान लीजिए किसी को सुनने में दिक्कत है तो मशीन, हियरिंग एड का हम यूज कर पाए, तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, सभी बच्चे एक साथ सीख पाएंगे। सी ऑप्शन है चॉइस ऑफ रेगुलर और स्पेशल स्कूलिंग एज वेल एज होम बेस्ड एजुकेशन, कि ऐसे बच्चे जिनको कोई भी समस्या है तो उनको घर पे ही ना रख करके उनको स्कूल में, रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाए, और वो सिस्टम बच्चे के लिए ऐसा बना हुआ हो जहां उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प मिले, टीचर की हेल्प मिले और उस पर ध्यान दिया जाए, सेंसिटिव हो टीचर या स्कूल का पूरा सिस्टम। तीनों ही बातें एकदम सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 56% लोग आंसर सही दे रहे हैं। ठीक, इसमें से कोई भी बात नेगेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ट्रेट्स सच एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, इन आइडियाज एंड पोटेंशियल फॉर नोवल प्रोडक्शन आर एसोसिएटेड विद। देखिए जब आप ये ट्रेट्स पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, समझ जाइए कहीं क्रिएटिविटी की बात हो रही है दूर से। ओरिजिनलिटी यानी कुछ नया, कुछ मौलिक, तो FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, ये 4 क्या हैं, एलिमेंट्स हैं किसके, क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के, कुछ नया करने के। ठीक है, तो सृजनात्मकता यानी कुछ डिफरेंट करना, कुछ नया करना, कुछ डाइवर्जेंट करना, कुछ हटके करना, है ना, अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से जोड़ा है एक व्यक्ति ने जिनका नाम है JP गिलफर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी से। इसका ये मतलब नहीं कि जितने भी डाइवर्जेंट थिंकर हैं वो सब क्रिएटिव हैं, बट हमें फर्क क्या पड़ता है, हमें तो 1 नंबर मिल ही जाएगा इस बात से।
है ना, फर्क पड़ना चाहिए। वैसे पोल वाली दीदी आज बहुत जल्दी में है, एक क्वेश्चन खत्म नहीं होता दूसरे को आप पोल लगा देती हैं। हाँ बहुत जल्दी में है, अभी हमने पानी मंगाया, बॉटल ले आई खाली है ना। ऐसे कई लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे रूड बातें कर रही हूँ, हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं, दोस्ती में चल जाता है, ठीक है ना। कई लोग ऐसे दिल पे ले जाते होंगे, अरे बेचारी पोल वाली दीदी को ऐसे कह दिया, ऐसा तो नहीं लगा किसी को, है ना। यहाँ मैं इससे प्यार से बात करूं तो इसको अजीब लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आज बुखार है मुझे। देखिए अगर हम बात करें, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम गाली गलौज करते हैं, बट इतना तो चल ही जाता है। तो क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, रचनात्मकता की, तो एक चीज है यहाँ क्रिएटिविटी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग ओरिजिनलिटी से जुड़ी हुई है, लर्निंग डिसेबिलिटी से नहीं, ऑटिज्म से नहीं, एडीएचडी से नहीं। आसान सा सवाल था, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तुम चैटिंग कर रही हो किसी से? आंटी को बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा मम्मी ऑलरेडी क्लास देख रही हूँ, ओके। नहीं आंटी आपकी बेटी फोन को हाथ में नहीं लगाती। देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मतलब हमारी जनरेशन अभी भी माँ बाप से डरती है, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस अपॉन, यानी समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? बताइए जरा। इक्विटी, सेग्रीगेशन। देखो इंक्लूसिविटी का जस्ट ऑपोजिट है, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी पृथक करना, अलग थलग कर देना बच्चे को, रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तो ये तो बिल्कुल ही खिलाफ है किसके? इंक्लूसिविटी के। तो आप इंक्लूसिविटी क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे किसी को देखने में समस्या है, कोई गिफ्टेड है, कोई नॉर्मल है, एवरेज है, सबको शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल रेगुलर स्कूल में, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसको दृष्टि बाधित स्कूल में अलग से भेज दिया, सेम स्कूल में रेगुलर स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक। इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी से नहीं चलेगा ना। एक बच्चा है मान लीजिए जो दौड़ लेता है, भाग लेता है, और एक बच्चा है जो व्हील चेयर पे आता है, दोनों को आप कहेंगे अच्छा तुम तो इक्वल हो, एक काम करो दौड़ लगाओ। अब इक्वल तो ऐसे देखा जाए कोई भी नहीं है फिर। भाई इक्वालिटी, आप सबका राइट है एजुकेशन लेना, सबका राइट है जीवन जीना, या इस तरह के बहुत सारे राइट हैं जहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन कई जगह पे क्या है, हमें समता की जरूरत होती है, यानी हम सामने वाले के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो पाए। तो एजुकेशन फॉर ऑल में क्योंकि सब डिफरेंट हैं, तो उनकी नीड्स को समझ करके इक्विटी इज बेटर देन इक्वालिटी, ठीक है ना। समता क्या है? बेटर है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अभी जैसे सीटेट का फॉर्म आया तो उन्होंने कहा, मतलब सीबीएसई वालों ने अपने नोटिस में, डिटेल नोटिस में, कि 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को। अब ये इक्वालिटी तो नहीं हुई, बाकी बच्चे कहेंगे जी हमें तो 2.5 घंटा दिया, इनको 50 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिए? लेकिन ये इक्विटी है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है कि उनको यदि कोई समस्या है तो उस चीज को वो डील किया जाए, उसको समता यानी सेंसिटिव हुआ जाए उस चीज के प्रति। इसीलिए हम देखते हैं रिजर्वेशन की बात होती है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, हालांकि यूज हमारे देश में कई बार गलत तरीके से हो जाता है, बट उसके पीछे कॉन्सेप्ट अच्छा है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समता का। लेबलिंग नहीं, ठप्पा नहीं लगाना कि किसी बच्चे को ब्लाइंड बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो इक्विटी के प्रिंसिपल पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियसली। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल बेनिफिट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट? वो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, उसके लिए कौन सा एक मटेरियल, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक शिक्षण सहायक सामग्री बेहतर होगी? बताइएगा फटाफट से। कोई बात नहीं कीर्ति, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लाइव में मजा आता होगा मेरे ख्याल में रिकॉर्डेड से ज्यादा। और कई लोगों को तो सोना होता है, सीडीपी का पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं, ईडब्ल्यूएस का फी सीटेट में कम नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोई भी कोटा सीटेट में लागू नहीं होता, वो जॉब के लिए नहीं है ना। सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये जो एग्जाम्पल है सिंपल, आपका जनरल कैटेगरी की फी जो 1200 है और एससी एसटीज की जो 600 रुपए है, हाफ है फी, ये इक्विटी का ही एग्जाम्पल है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें विजुअल इंपेयरमेंट की, यानी निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी? हैंड रिटन नोट्स। भाई जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसको हैंड रिटन नोट्स दोगे, वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, अगेन देखने में दिक्कत है और दिखाने की बात कर रहे हो आप। मैप्स एंड ग्लोब, अगेन ये भी खराब बात हो गई। ऑडियो टेप्स, भाई अगर एक सेंस में दिक्कत है, 5 सेंसेस है हमारे, उनमें से मान लीजिए देखने में दिक्कत है, तो बाकी के 4 सेंसेस को ज्यादा यूज करो, या फिर टेक्टाइल मटेरियल का यूज करो। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए टेक्टाइल होता है टच और फील मटेरियल, जिस चीजों को वो टच कर सके, फील कर सके, उस तरह का मटेरियल। तो श्रव्य टेप, ऑडियो तो सुन सकता है ना, देखने में दिक्कत है, लेकिन ऑडियो आप अपनी क्लियर रखिए, बच्चों को थोड़ा पास बिठाइए, है ना, तेज उच्चारण अपना क्लियर हो और आवाज आपकी ऐसी हो कि वो सुन पाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिडिल स्कूल क्लासरूम रूटेड इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है? यानी
कौन सा एक सही नहीं है सामाजिक संरचनात्मक ढांचे के बारे में। सामाजिक संरचनात्मक, जैसे ही समाज और संस्कृति की बात आए, वाइगॉस्की को याद कर लीजिए। बाबा वाइगॉस्की थे, बाबा तो नहीं कहेंगे यार, उनकी बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, 37-34 की एज में आई थिंक। तो अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की आते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट में, यानी वो लोग जो समाज के साथ, संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके लर्निंग हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो इनके ऑपोजिट बात ढूंढनी है आपको कि कौन सी बात सही नहीं है समाज और संस्कृति के बारे में, या समाज और संस्कृति के साथ मिलकर सीखने के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग लर्नर्स टू लर्न फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, यानी आप अधिगमकर्ताओं को, लर्नर्स को, बच्चों को विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो समाज में जितनी भी चीजें, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, बट हमें गलत ऑप्शन चाहिए, ना कि सही। ये तो सही है। अप्रिशिएट आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बाय दी लर्नर्स, ये बात सही है, आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए अप्रिशिएट करेंगे, भैया पूछो जितने क्वेश्चन पूछने हैं। प्रमोटिंग ऑल लर्नर्स टू गिव आइडेंटिकल आंसर्स एंड फॉलो द सेम मेथड, ये गड़बड़ है कि आप हर बच्चे को सेम ही जवाब देने के लिए बाधित करें। तो ये सोशियो कल्चरल अप्रोच नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर क्या है, डाइवर्स है। ऐसा नहीं कि सबको रोबोट्स बन जाना है, एक ही जैसे जवाब रट करके दे देना है। तो ये बात गलत है। यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है, ये बच्चे के भले में नहीं है, नेगेटिव है। तो सिंपल बात है, यही सही उत्तर हो गया। गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप डिस्कशन, ये बात सही है, बच्चे को अवसर मिलेगा कि वो ग्रुप में डिस्कस कर सके, यानी ग्रुप मतलब समाज, जहां 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व हो और एक्टिवली सीखे बच्चा। तो सी ऑप्शन ही ऐसा था जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, जहां पे बच्चे को रटना पड़ेगा, तो यही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है। विद्यार्थियों के होगा ये, इस बार सीटेट ने भी खूब गलती की है। टाइपिस्ट जी तो हमारे बड़े सिंसियर इंसान हैं, तो उनसे तो गलती कम ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्या समाधान कौशल में बाधक कौन बनता है, प्रॉब्लम कौन बनेगा, यानी समस्या समाधान क्या है, बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आए और वो उसको सॉल्व कर पाए, इसमें बाधा कौन बनेगा। पहला ऑप्शन है फंक्शनल फिक्सनेस, दूसरा है यूज ऑफ एनालॉजीज। एनालॉजीज क्या होते हैं, एक तरह से अनुरूपों का प्रयोग कर रहे हैं आप, कि मान लीजिए हमारी आंख क्या है, कैमरा की तरह है, तो इससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी। या कोई एक प्रॉब्लम, कोई केस स्टडी, मान लीजिए आप कोई केस सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आपको मान लेते हैं आप सीबीआई में चले गए, ठीक, या बच्चे हैं आप और आपको कोई प्रॉब्लम दी है, तो एनालॉजी यानी समानता वाली चीजें तो आपको हेल्प करेंगी, कि आपको आइडिया आएगा कि अच्छा इस सिचुएशन में इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, दृश्यम मूवी ने फलाने एक्टर ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे या कर सकते हैं, है ना। उसने मूवीज देखी थी और उसको एनालॉजी मिल गई, हालांकि वो बड़ा अजीब और डार्क मूवी है, लेकिन एनालॉजी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उस टाइम के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है एनालॉजीज, सेम तरह की सिमिलर जो आसपास की चीजें होती हैं जिनसे हम रिलेट कर पाए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इस कारण से ये चीज हुई, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, हेल्प करेगा आपको। भाई धूप में कपड़े सूखते हैं, ये क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी यदि आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ आता होगा, तो ये भी पॉजिटिव है। मीन्स एंड एंड एनालिसिस, यानी आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी साधन का प्रयोग करें, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो ए ऑप्शन यहां लिखा हुआ है ये नेगेटिव है, ये हिंडर करेगा, ये बाधा बनेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्या, फंक्शनल फिक्सनेस, कल भी हमने डिस्कस किया था, किसी ना किसी ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा, प्रकार्यात्मक आबद्धता स्थिरता। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, किसी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी किसी के द्वारा 10 साल पहले, आप सेम ही तरीका यूज कर रहे हैं, आपने कुछ नया सोचा ही नहीं, है ना, कुछ डिफरेंट सोचा ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का जस्ट ऑपोजिट है, कि कुछ नया सोचना ही नहीं है, बस एक ही लीक पे चलते जाना है। तो इससे क्या होगा, यदि फंक्शनल फिक्सनेस आ गई, आपके दिमाग में नए आइडियाज आते ही नहीं है, आप नए तरीके से ट्राई करते ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बाधा बनेगा, आप स्टक हो जाएंगे किसी प्रॉब्लम पे। तो ये हिंडर करता है फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने को। और एक लर्निंग हेल्पलेसनेस होती है, वो भी प्रॉब्लम बनती है। लर्निंग हेल्पलेसनेस क्या होती है कि आप इतनी बार फेल हुए हैं कि अब आपको लगता है कि सफल होना ही नामुमकिन है, तो ये लर्निंग हेल्पलेसनेस है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपने ऐसा मान लिया कि अब आप सफल नहीं होंगे, ठीक है ना। नोट्स सैटरडे होपफुली आपको मिल जाएंगे, सैटरडे नोट्स मिल जाएंगे, 8 बजे क्लास होगी ना सैटरडे, आज अनाउंस कर दिया, टेंशन नहीं लेना। देखो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन इज लाइकली टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टूडेंट्स, यानी कौन सा एक इमोशन है जो एक बच्चा अनुभव कर सकता है when an activity is valued by him but he is given very low control to execute that, यानी क्या इमोशन आएगा बच्चे में, क्या संवेग, क्या भावनाएं जागेंगी यदि उसको कोई काम करने को दिया जाए, उस क्रिया को करने के लिए दिया जाए, बट उसके पास कंट्रोल नहीं है। मतलब आप
आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, या आप चीजें डायरेक्ट नहीं कर सकते बट आपको एक्टिविटी करनी है, तो अब क्या होगा, मन ही मन फ्रस्ट्रेशन आएगी कि यार ये हो जाता, मेरे को ये रिसोर्स मिल जाता तो मैं ये कर देता, ये कर देती, है ना, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो इस अवस्था में किस तरह के भाव विद्यार्थी में आएंगे, जब उसको एक एक्टिविटी करने को दी जाए बट उसको कंट्रोल किया जाए, उसको फ्री ना छोड़ा जाए, एक्टिविटी करने के लिए इंडिपेंडेंस ना दी जाए, वो एक्सप्लोर करने का मौका ना दिया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड ना हो जब क्लास, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन आती है। एंग्जाइटी तो बहुत देर वाली बात है, जब वो कुंठा बनी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन जब बनी रहेगी तो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो कुंठा जो है, फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार कंट्रोल तो सारा अपने पास रख लिया, अब कहां से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो बोर्डम, एंग्जाइटी, शेम नहीं, फ्रस्ट्रेशन तुरंत आ जाएगी इसमें। तो इसका डायरेक्ट संबंध फ्रस्ट्रेशन से है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा एक भी सेट इन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें ये असर्शन और स्टेटमेंट के दो क्वेश्चन कम से कम भी ना डाले हों। ठीक, असर्शन क्या है, कथन, और इसका है एक तर्क। अब आपको पहले कथन पढ़ना है, देखना है ये सही है कि गलत है, फिर ये देखना है कि जो ये कथन है इसके हिसाब से ये रीजन सही है कि नहीं है। ठीक है जी, बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास का टाइम होता है शहनूर 9 बजे रात को, और जब दुनिया सोती है तो हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, कोई कह रहा है 9 बजे कौन सोता है, गांव में जाके देखो सो जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, ईयरली वाइज एग्जाम से मंथली पूजा कह सकते हो, मंथली भी नहीं, उसको डेली बेसिस पे। फॉर्मेटिव में तो बच्चा एक्टिव ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंथली ही एग्जाम होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन का जवाब आप मतलब डी ऑप्शन का जवाब नहीं, आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन सही है, 64% लोग। चलिए आते हैं, अ टीचर शुड नॉट गिव स्पेस टू डिस्कस चिल्ड्रंस एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेरियस फिनोमिना, यानी एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या करने की चर्चा को कोई स्थान नहीं देना चाहिए, यानी बच्चों को डिस्कस ही मत करने दो। तो भैया लर्निंग तो एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए, आप कह रहे हो डिस्कशन का मौका ही मत दो क्लासरूम में, बस रटवा दो, बात तो करो ही मत, कोई डिस्कशन मत रखो। ये तो गलत बात है, ये फॉल्स है, बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे के हित में नहीं है, इससे बच्चे का खुद की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगी, उसके आइडियाज बाहर नहीं आ पाएंगे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो कंफर्टेबल और इमोशनली सेफ महसूस नहीं करेगा ऐसे एनवायरमेंट में जहां उसको डिस्कशन का मौका ही ना मिलता हो। ठीक, इसका रीजन क्या है, चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑन देयर ओन होगा, है ना, तो बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते, यानी वो खुद से नहीं सोच पाएंगे कि क्या कॉज है किसी चीज का। तो आपने बच्चे को, आप कह रहे हैं कि बच्चा सीख ही नहीं सकता, उसमें क्षमता ही नहीं है, दोनों ही बातें गलत हैं। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया, मेजॉरिटी ने, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। ठीक, ये इसका रीजन भी गलत है और ये कथन भी अपने आप में गलत है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है ना, देखिएगा जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, असर्शन यानी कथन है और इसका रीजन है क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की परासंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दे। मेटाकॉग्निशन क्या है, मेटाकॉग्निशन है कि बच्चा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आपको एग्जाम क्लियर करना है, इसकी आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, ये फेल हुआ तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर लूंगी, यानी आप प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीजों को, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। ठीक, तो यानी आपकी परासंज्ञानात्मक क्षमताएं, आपकी मेंटल स्किल्स एक लेवल अच्छे हो जाए, इस चीज को फोकस करना चाहिए, टीचर को ऐसे मौके देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये बात, कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जो हमें समझने में दिक्कत हो, कोई समस्या, कोई परेशानी। अब हम क्या समझेंगे, इसका रीजन क्या दिया है। रीजन क्या है, व्हेन चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन बिलीव्स, जब बच्चे अपने ही विश्वासों के बारे में अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं कि वो कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग या उनके विचार क्या हैं, दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर ओन लर्निंग। भाई बच्चे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वो पेपर से 2 दिन पहले भी पढ़ेंगे, अरे मेरे को पता है मैं निकाल ले जाऊंगा या निकाल ले जाऊंगी। कुछ लोग होते हैं उनको पता है कि अब पेपर आ गया, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, अब पढ़ाई करेंगे। मतलब आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में जब आप अवेयर होंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि नहीं हो सकता 1 महीने में, हो सकता है मेरे से पहले इतने सारे लोगों ने किया, इतने लोग कमेंट करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबको कह दिया होगा किसी ने और कमेंट करने लग गए होंगे। ठीक, तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको यदि आप रेगुलेट कर पाते हैं तो लर्निंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जब बच्चे अपनी धारणा और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो वो उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि आप एंग्शियस फील कर रहे हैं तो आप उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों बातें ठीक है। तो बोथ ए एंड आर कहां है, फॉल्स तो नहीं है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टीचर्स, यानी
विद्यार्थी जो है अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं, बच्चे सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं यदि टीचर कैसा हो, हमारे जैसा हो, है ना, हमारा नेता कैसा हो, ये पोल वाली दीदी जैसा हो, है ना। चलो खैर, ये तो मजाक की बात हुई, इधर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टीचर्स, यानी विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं, बताइए कब? When teachers put them under stress and pressure to perform well in test, यदि हम स्ट्रेस और प्रेशर में डालेंगे तो और नंबर अच्छे लेकर के आने तो उसका लर्निंग पे फोकस नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं है बच्चे के लिए। बी ऑप्शन है ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेस और पनिशमेंट फॉर फेलियर, यही तो करता है हमारा सिस्टम, है ना, कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो लालच वाली बात होगी। रीजन बाहर नहीं होना चाहिए किसी काम को करने का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन पे बात करनी है हमें एज अ टीचर। हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लर्निंग प्रोसेस, यानी जब टीचर्स का कंट्रोल हो, भैया बच्चों को भी तो फ्री छोड़ोगे, या टीचर्स का कंट्रोल तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गई। डी ऑप्शन है एंगेज द लर्नर्स एंड मेक देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जब टीचर्स अधिगम कर्ताओं को संलगित करें और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बना पाए, यानी कि बच्चे भी एंगेज्ड महसूस हो, बच्चे क्या हो, एक्टिव हो। इन शॉर्ट, एक आंसर, ये पता नहीं कितने क्वेश्चन आपके पेडागोजी में सही कराएगा, बस एक लाइन याद रख लीजिएगा मेरी, कि जहां बच्चा एक्टिव है, जो ऑप्शन बच्चे की भलाई में है, जहां बच्चे को मौका मिल रहा है स्वतंत्र रूप से एक्टिविटी करके सीखने का, वो ऑप्शन सही है। इन चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां बच्चे को फ्रीडम मिली है, जहां बच्चा एक्टिव है, जो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चे जहां एंगेज होते हैं, खुद से इन्वॉल्व होते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट मिलकर के सीखते हैं, तो वो लर्निंग बेस्ट है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 3 सवाल और हैं हमारे पास। व्हाइल फैसिलिटेटिंग द लर्निंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड, यानी जब आप एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, नया संप्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तो कैसे क्या करना चाहिए एक टीचर को जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय? पहला ऑप्शन है इग्नोर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, प्रीवियस नॉलेज को कभी भी अनदेखा या इग्नोर नहीं किया जाता, यूज किया जाता है। जो बच्चा घर से लेके आए, जो उसका पूर्व ज्ञान है, आर्थिक स्थिति है, सब अच्छा है। बी ऑप्शन है रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये बात सही है कि आप पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, जानते हैं, और उसी भाई नींव के आधार पे ही तो बिल्डिंग बनाई जाती है। या नींव हटा दो, यानी प्रीवियस नॉलेज को हटा दो और सीधा बिल्डिंग खड़ी कर दो, कल ही गिर जाएगी। ठीक, तो सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किए, नहीं, अनदेखा नहीं, ध्यान में रखना है किस संस्कृति और किस समाज से आ रहे हैं, उस तरह के एग्जाम्पल आप देंगे। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन को हमेशा कनेक्टेड चंक्स में जोड़ना है, जो सूचनाएं हैं एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ानी है, ना कि अलग थलग। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी हमने क्या किया था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, मैं आपको दिखा भी देती हूं, ये कनेक्टेड चंक्स हैं। जब हमने पियाजे की किसके बारे में बात की, एलिमेंट्स के बात की, यानी ये 4 फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं पियाजे की थियोरी में। ठीक, इन 4 तत्वों की जब हमने बात की तो मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि स्टेजेस अलग होती हैं, SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं और ये 4 तत्व हैं। इन चारों तत्वों की बात कर ली, मैचुरेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सोशल एक्सपीरियंस क्या है और इक्विलिब्रेशन क्या है। इसी से कनेक्ट करके इक्विलिब्रेशन के अंदर क्या होता है ये बता दिया। तो ये क्या है, ये कनेक्टेड इंफॉर्मेशन हो गई, ये कनेक्टेड चंक्स हो गए। इसी को डिस्कनेक्ट करके इक्विलिब्रेशन अलग से पढ़ा दिया जाए और बाकी पता ही नहीं लगे कौन से 4 फैक्टर्स हैं, तो वो डिस्कनेक्टेड चंक है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्लैरिटी की कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट अ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग क्या होती है, जहां कंस्ट्रक्शन हो नॉलेज की, जहां बच्चा एक्टिव हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो, अर्थपूर्ण अधिगम हो, बच्चा सक्रिय हो, एक्टिव होकर के सीख रहा हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा हो। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही है कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है ना। आप स्वेटर पहने हो क्या, मुस्कान कह रही हैं। हाँ मुस्कान, आजकल मैं स्वेटर ही पहन रही हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ था अच्छा खासा, और फिर दूसरा ये स्टूडियो में AC चलता है, तो उस केस में अभी ना तो मौसम ऐसा है, अभी जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो मैं नॉर्मल शर्ट और वो सब पहनना शुरू कर दूंगी क्योंकि इस रूम में बहुत दिनों तक गर्मी रहती है। बट अभी ना तो बिना AC के काम चलता है क्योंकि इतनी सारी लाइट्स वगैरह हैं और पूरा पैक्ड है ये, और जब बिना AC के काम नहीं चलता तो नॉर्मल कपड़ों में फिर सर्दी लगती है या फिर कोल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी सर्दियां अभी से आ चुकी हैं। ठीक, ये कई लोगों ने पूछ लिया मेरे से। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और वैसे भी मैं गर्मी के कपड़े पहन पहन के बोर हो गई थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है, बताइए।
संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, यहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, बहु अर्थ निर्णय, यानी 4 बच्चे हैं, चारों की इंटरप्रिटेशन किसी पोएम की, किसी चैप्टर की अलग हो सकती है, सब अपने शब्दों में कह सकते हैं किसी चीज को, सही बात है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी बच्चे साथ में मिलकर कोलैब करके एक दूसरे की सहायता से सीख रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बच्चा एक्टिव होगा। लर्निंग एट इंडिविजुअल पेस, ये पेस होगा यानी अपने पेस पर, अपनी गति पर सीख रहा है हर एक इंडिविजुअल, जरूरी नहीं सबको एक बार में समझ में आ जाए, तो ये भी बात ठीक है, बच्चा एक्टिव है। रोट मेमोराइजेशन, ये रटना जहां मिल जाए तो रटंत विद्या चलंत नहीं, और वर्बेटिम रिकॉल, यानी रट्टे लगा लो और रिकॉल कर दो, जैसा रटा था वैसा ही पेपर में उगल दो, ये बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक मेथड है, ये टीचर सेंटर्ड है, डी ऑप्शन। यही गलत है तो यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ गोल सेटिंग विल इंट्रिंसिकली मोटिवेट, यानी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कौन सा एक उद्देश्य सेट करना बच्चों को करेगा, बता दीजिए सरकार, फटाफट से बताइए। कल से चलना फिरना कम करूंगी मैं, आप लोग डिस्टर्ब होते हो मेरे चलने से। वरुण कुमार, सीडीबी क्लासेस नोटबुक हिंदी वेरिएंट में नहीं है यार, क्लास नोट्स जल्दी आएंगे हिंदी मीडियम में, काम चल रहा है, प्रॉपर बुक आएगी और हिंदी मीडियम के नोट्स फ्री दे दूंगी मैं, डोंट वरी, अभी परसों ही मिल जाएंगे सारे नोट्स आपको। हिंदी मीडियम का कोई भी पढ़ सकता है, उनको ईजी है, बट मेजरली हिंदी में, ठीक है ना। चलो खैर, ओके, पोल वाली मैम का दर्शन करा दो कभी, दक्ष बुला रहे हैं, आओ निशा डांस करके दिखाओ। ऑफलाइन वाले पेपर करें कि ऑनलाइन वाले? सिर्फ ऑनलाइन वाले, अब समय जा चुका है ऑफलाइन करने का, है ना, अब कोई फायदा नहीं, आप सिर्फ ऑनलाइन करो इस टाइम पे, अब ऑफलाइन छोड़ दो, जमाने गए, क्योंकि ऑनलाइन के इतने सारे सेट हैं, उसी में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, तो अब ऑफलाइन वाले पेपर छोड़ दो, सिर्फ ऑनलाइन कर लो, ठीक। वो भी मैं जो करा रही हूँ वही इंपॉर्टेंट चीजें कर लो, जैसे कल जहां तक हम लोग हिंदी के कुछ 30-50 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसी में से फंस जाएंगी चीजें, बहुत रिपीट होती हैं सीटेट में चीजें, ठीक। निम्नलिखित में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करेगा? एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, जिसका जो रीजन है वो अंदर है, और एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसका रीजन बाहर है, जैसे रिवॉर्ड, सैलरी। कोई अगर इसलिए तैयारी कर रहा है कि सिर्फ सैलरी आएगी तो वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, कोई अगर इसलिए तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको टीचर बनने में इंटरेस्ट है तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है। हालांकि कई लोग होंगे जो इन दोनों के बीच में भी होंगे, ठीक, जिनको खुद में इंटरेस्ट भी है टीचिंग में और भैया एक स्टेबिलिटी भी चाहिए जीवन में। खैर आते हैं, तो सेल्फ डायरेक्टेड यानी स्वनिर्देशित होगी लर्निंग, जब बच्चा खुद ही अपने आप को दिशा दे, उसको किसी को कहना नहीं पड़ रहा बेटा 4 बजे उठ जाओ, वो उसको मजा आ रहा है खुद से सीखने में, है ना, वो उसको जुनून है, एक अपने अंदर से आ रही है मोटिवेशन, तो सेल्फ डायरेक्टेड तो भैया इंट्रिंसिक होगी। टीचर डायरेक्टेड तो ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, रीजन बाहर है, सेल्फ में रीजन बाहर नहीं है, जहां पे भी रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। पेरेंट डायरेक्टेड अगेन एक्सटर्नल मोटिवेशन है। पीयर डायरेक्टेड कोई साथी समूह, कोई दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बट एक्सटर्नल मोटिवेशन का भी यूज कर लेते हैं लोग बेसिकली, चलो ठीक है आपको गर्लफ्रेंड से शादी करनी है इसीलिए कोई तैयारी कर रहा है, पीयर डायरेक्टेड कह दिया हमने, एक्सटर्नल है, बट मोटिवेटेड है, किसी की नौकरी लग जाए क्या बुरा है, बाद में कोई छोड़े बचे हमें क्या, है ना, काम चला लो। वैसे तो मैं तो वकालत जो करूंगी मैं उसकी करूंगी किसकी, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड की, क्योंकि मैंने जीवन में इसी से चीजें की हैं और इसी पे मेरा फोकस रहता है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपको खुश रहना है तो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, बाहर वाली चीजें ज्यादा लंबी नहीं चलती। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एरर्स एनालिसिस, यानी अध्यापन अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण यानी गलतियों का विश्लेषण करना जरूरी है या नहीं है, इररेलेवेंट है। क्यों भाई, अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर एक जीवन तो कम पड़ जाएगा, इवन अपनी भी गलती छोड़ो दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं आप, ठीक। रेलिवेंट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, सिर्फ बच्चों के लिए रेलिवेंट है, क्यों, टीचर के लिए भी है, गलतियों से आपको भी पता लगेगा आपके मेथड में कहां कमी है, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, दोनों के लिए, तो रेलिवेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, तो विद्यार्थियों और अध्यापक दोनों के लिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है गलतियों का एनालिसिस करना। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं